This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग एनटीवी ह्यूस्टन। दिस इज सारा चौहान। यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चुअल कन्वेंशन में क्या कुछ खास रहा है और कोरोना वायरस का पूरा अपडेट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। यूनाइटेड स्टेट्स में मई एंड जून में क्राइम का ग्राफ बढ़ा। सीरियस इंजरी केसेस 25% बढ़े, जबकि होमिसाइड केसेस में 37% का इंक्रीज। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चुअल कन्वेंशन के पहले दिन 18 मिनट की स्पीच दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए गलत प्रेसिडेंट। मिशेल ओबामा और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जुबानी वॉर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिशेल ओबामा की बातों का दिया जवाब। मिशेल ओबामा को प्रेसिडेंट ने कहा, ओवर हर हेड। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टन के लिए स्मॉल बिजनेसेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम का किया ऐलान। स्मॉल बिजनेसेस ओनर अब रिलीफ के तौर पर $50,000 ग्रांट कर सकेंगे हासिल। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस हुए 5.6 मिलियन से ज्यादा। डेथ टोल 174,000 के पार। WHO ने कहा, कोरोना वायरस से यंग लोग भी नहीं बच रहे। और रशिया ने न्यू कोविड-19 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की। रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक वैक्सीन प्रोडक्शन का काम 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। वैक्सीन को लास्ट वीक ही रशिया में मास प्रोडक्शन के लिए मिला था अप्रूवल। न्यूज अब डिटेल से देखेंगे और बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की। जी हां, आपको बता दें कि एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर मई और जून का अगर डेटा देखा जाए तो क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के 20 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में मई एंड जून में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स के 20 स्टेट्स में मई एंड जून के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिला है। देखा जाए तो सीरियस इंजरी केसेस 20 स्टेट्स में 25% बढ़े हैं, जबकि होमिसाइड केसेस 37% बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते वीक अकेले शिकागो में 30 लोगों को गोली मारी गई, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। और अगर बात न्यूयॉर्क की करें तो यहां पर भी क्राइम का ग्राफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले संडे तक 48 लोगों को यहां पर गोली मारी गई। एनालिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेशर में हैं। सोसाइटी पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा है क्राइम का बढ़ता ग्राफ। देखा जाए तो वायलेंट क्राइम्स लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकन्स का पुलिस पर भरोसा भी पिछले 3 डेकेड्स में सबसे कम देखने को मिल रहा है। डेटा के मुताबिक सिर्फ 48% लोगों ने कहा कि उनको पुलिस पर ट्रस्ट है, जबकि लास्ट ईयर 55% लोगों को पुलिस पर भरोसा था। वहीं कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मूवमेंट्स भी देखने को मिले हैं, जिसमें पुलिस के काम पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। और वहीं जून की स्टडी में डराने वाला डेटा सामने आया है। रिसर्चर्स का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की 2 मेजर सिटीज में 911 पर 2 मिलियन कॉल रिकॉर्ड हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर यह स्टडी कहती है कि क्राइम को कंट्रोल करने की बेहद जरूरत है। और अब नेक्स्ट न्यूज, आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना वर्चुअल कन्वेंशन किया। आपको बता दें ये मंडे से थर्सडे तक रहने वाला है। पहले दिन क्या कुछ खास रहा, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा, देखिए। You're prioritizing many things you have to do as we try to tackle in a way that we haven't before systemic racism in the city. It really is about economic empowerment, because if people are lifted out of poverty and they are given an opportunity to feel a stake in their own future, that goes a long way. Talking about defunding the post office and mail-in voting, I mean, what do you think we should be doing, Mr. President? Well, first of all, we have to change the public discourse around voting. It should be seen as a democratic thing to do, the most patriotic thing we can do, and not a partisan exercise. डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन ने इलेक्शन हॉट टॉपिक्स पर प्री रिकॉर्डेड राउंड टेबल डिस्कशन होस्ट की। राउंड टेबल डिस्कशन डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की पहली रात ब्रॉडकास्ट की गई। इवेंट में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने शिकागो मेयर लॉरी लाइटफुट के साथ रेसिज्म पर बात की। साथ ही उन्होंने NAACP प्रेसिडेंट और CEO डेरिक जॉनसन के साथ मेल इन वोटिंग पर भी बात की। और इसके अलावा ह्यूस्टन पुलिस चीफ आर्ट एसेवेडो के साथ भी पुलिस डिफंडिंग पर डिस्कशन की गई।
साथ ही न्यूयॉर्क पुलिस कस्टडी में मरने वाले एरिक कार्टर की मदर के साथ भी पुलिस ब्रुटैलिटी पर भी बातचीत की गई। इस वक्त नेशनल ओपिनियन पोल्स में जो बाइडेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अगले हफ्ते रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मली नॉमिनेट किया जाएगा। That we actually used the death of George Floyd and others to actually make policing take it to the next level, which is what everyone wants, including all the good cops that are out there, that thankfully are more of them than there are bad cops. Most cops are good, but the fact is the bad ones have to be identified and prosecuted and out, period. Gwen, how are you doing? Oh, well, I'm doing pretty well as can be expected. You know, I'm sure that the words of George Floyd, "I can't breathe," were not new to you, and they echo in your mind every single day. 6 years ago when your son died. But we can't let this keep happening. What do you think the next thing we have to do, Gwen? So I'm just asking that if you become the president, that you make sure that we get national law as well as state and local law, especially when it comes to police brutality, because that has been an age-old problem. और डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चुअल कन्वेंशन में मिशेल ओबामा ने सीधे तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। अमेरिका की फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चुअल कन्वेंशन के पहले दिन 18 मिनट का भाषण दिया। जी हां, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की पहली रात फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जमकर क्रिटिसाइज किया। मिशेल ओबामा ने कहा कि ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए एक रॉन्ग चॉइस है। उन्होंने अमेरिकन से अपील की है कि इस केओस को खत्म करने के लिए नवंबर में जो बाइडेन का साथ दें। So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. Now, I understand that my message won't be heard by some people. We live in a nation that is deeply divided, and I am a Black woman speaking at the Democratic Convention. But enough of you know me by now. You know that I tell you exactly what I'm feeling. You know I hate politics. But you also know that I care about this nation. You know how much I care about all of our children. So if you take one thing from my words tonight, it is this. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. तो एक तरफ जहां मिशेल ओबामा ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा, लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट मदीहा मसूद की ये स्पेशल रिपोर्ट। President Donald Trump hit back multiple times at former First Lady Michelle Obama following her Monday evening headlining speech at the Democratic National Convention. And frankly, I wouldn't even be here if it weren't for Barack Obama. See, we're standing in the White House. I wouldn't be in the White House except for Barack Obama because they did a bad job, Biden and Obama. And if they did a good job, I wouldn't be here. I'd be building buildings someplace and having a good time. The president continued. President Donald Trump also criticized her for not delivering her speech live. Trump pointed out that coronavirus death toll she cited in her speech was inaccurate. It was over her head, and frankly, she should have made the speech live, which she didn't do. She taped it, and it was not only taped, it was taped a long time ago because she had the wrong deaths. She didn't even mention the vice presidential candidate in the speech. During her speech on Monday, Michelle Obama criticized Trump, calling him the wrong president for the country, and urged Americans to elect Joe Biden in November elections. So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment.
He simply cannot be who we need him to be for us. A short time later, the pair of tweets marked Trump's first official response to the former First Lady's speech. This is only the beginning of verbal arguments at the DNC Day 1. Let's see how it goes in the next 3 days. Madiha Masood, NTV, Houston. और वहीं प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन की रेस में रहे बर्नी सैंडर्स ने अपने सपोर्टर्स से कहा है कि वो जो बाइडेन को सपोर्ट करें। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन की रेस में जो बाइडेन के फॉर्मर राइवल बर्नी सैंडर्स ने अपने सपोर्टर्स से जो बाइडेन को सपोर्ट करने की अपील की है। बर्नी सैंडर ने कन्वेंशन में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हुए तो सारी की सारी प्रोग्रेस खतरे में बढ़ जाएगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। We're facing the worst public health crisis in 100 years and the worst economic collapse since the Great Depression. We are confronting systemic racism and the enormous threat to our planet of climate change. And in the midst of all of this, we have a president who is not only incapable of addressing these crises, but is leading us down the path of authoritarianism. Our campaign ended several months ago, but our movement continues and is getting stronger every day. Many of the ideas we fought for that just a few years ago were considered radical are now mainstream. But let us be clear, if Donald Trump is reelected, all the progress we have made will be in jeopardy. At its most basic, this election is about preserving our democracy. The future of our democracy is at stake. The future of our economy is at stake. The future of our planet is at stake. We must come together, defeat Donald Trump, and elect Joe Biden and Kamala Harris as our next president and vice president. और अब न्यूज़ कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि रशिया ने यह दावा किया था कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले दुनिया में बना ली है और अब रशिया की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। रशिया ने न्यू कोविड-19 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है। रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि वैक्सीन प्रोडक्शन का काम 15 अगस्त से शुरू किया जा चुका है। इस न्यू कोरोना वायरस की वैक्सीन को लास्ट वीक रशिया में मास प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल दिया गया था, जबकि प्रेसिडेंट पुतिन क्लेम कर चुके हैं कि ये वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक फुटेज रिलीज की है जिसमें मॉस्को के कैमिला इंस्टीट्यूट में स्पुतनिक वी वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाया गया है। रशिया ने ऐलान किया है कि ये वैक्सीन अगस्त के एंड तक रोल आउट कर दी जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट ने कंसर्न शो किया है कि वैक्सीन के मामले पर जल्दबाजी करते हुए मॉस्को अथॉरिटीज सेफ्टी की बजाय नेशनल प्रेस्टीज आगे रख रही हैं। तो रशिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बननी शुरू हो गई है, तो वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की बात की जाए तो 5.6 मिलियन से भी ज्यादा हैं। वहीं डेथ टोल 174,000 के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब 5.6 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 174,000 से ज्यादा हैं। देखा जाए तो कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। कैलिफोर्निया में 635,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 11,000 के ऊपर है। देखा जाए तो कैलिफोर्निया में एक्टिव केसेस 257,000 के ऊपर हैं। वहीं सेकंड नंबर पर फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा में टोटल कोरोना वायरस केसेस 579,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 9,000 के ऊपर। एक्टिव केसेस 55,000 से ज्यादा हैं। टेक्सास थर्ड नंबर पर है। 571,000 से ज्यादा केसेस हैं। 10,000 से ज्यादा यहां पर लोगों की जान जा चुकी है। वहीं टेक्सास में एक्टिव केसेस 400,000 से भी ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क अब 4th नंबर पर है। न्यूयॉर्क में 456,000 से ज्यादा केसेस हैं। एक्टिव केसेस अगर देखा जाए तो 355,000 के ऊपर है। वहीं न्यूयॉर्क में डेथ टोल 32,000 से ज्यादा है। बात अगर जॉर्जिया की करें तो जॉर्जिया में 238,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल है 4,727। एक्टिव केसेस जॉर्जिया में 40,000 के पार हैं। और अब न्यूज ह्यूस्टन से है। आपको बता दें कि 44 न्यू कैडेट्स ने ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट कैडेट क्लास 245 की ग्रेजुएशन सेरेमनी वेस्टफील्ड ह्यूस्टन पुलिस एकेडमी में हुई। ह्यूस्टन पुलिस चीफ आर्ट एस्वेडो एंड एचपीडी कमांडर्स ने न्यू 44 मेन एंड वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने पर वेलकम किया।
कोविड-19 की वजह से पास आउट होने वाले कैडेट्स की फैमिलीज इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। एचपीडी कैडेट ग्रेजुएशन सेरेमनी में गैदरिंग को लिमिटेड रखा गया और इवेंट को फेसबुक पर लाइव दिखाया गया। इस मौके पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो करने वाले कैडेट्स को एचपीजी कमांडर्स की तरफ से सर्टिफिकेट्स दिए गए। ह्यूस्टन पुलिस चीफ आर्ट एस्वेडो ने कैडेट्स को एड्रेस करते हुए कहा कि ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स पुलिस डिपार्टमेंट्स में मोस्ट डाइवर्स डिपार्टमेंट है, जिसमें कमांडर्स लेवल तक हर कम्युनिटी बैकग्राउंड एंड रेस से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस डाइवर्सिटी को इसी तरह लेकर चलना होगा और ह्यूस्टन रेजिडेंट्स को सर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। But you see, being a class is not about your individual success, it's about a collective success. And being an organization is not about individual success, it's about unit success, right? Division success. And ultimately it's about our collective success. And success doesn't come unless we stand up for one another, unless we support one another. When you look at law enforcement, despite this criticism, we are heads and shoulders and miles above the rest of society in terms of how far we've come. Look at this class. Look at this department. It's a department that serves the most diverse city in the country. And we're reflective of that diversity, not just at the entry level, but up the chain. Look at your command staff, your executive staff. Look at your sergeants, lieutenants, your commanders. Have fun. If you do the right thing, we are going to support you. If you don't do the right thing, if you lie, if you lie, it's that simple. और वहीं WHO ने कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ एक और नया स्टेटमेंट दिया है। आपको बता दें कि WHO का कहना है कि कोरोना वायरस 20 से 40 इयर्स के बीच के लोगों पर अब सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 20 से 40 इयर्स की उम्र के लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। WHO का कहना है कि यंग लोग ये ना समझें कि उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। यंग लोगों में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO का कहना है कि इन्फेक्शन अब ऐसे कंट्रीज में फैल रहा है जहां पहले ये काबू में आ चुका था। कई देशों को दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि ये बीमारी एशिया पैसिफिक रीजन में अगले स्टेज में पहुंच गई है। And we are seeing people, even young people, who are ending up with severe disease. We are seeing young people who are ending up in ICU, and we are seeing young people who are dying from this virus. What we've learned from the studies available to date is that less than 10% of the population has evidence of antibodies against SARS-CoV-2 virus. When somebody is infected with this virus, we expect that they develop an immune response. What we are learning right now is how strong that response is and for how long that response will last. We do not have a complete picture of this yet. Now, as a planet, as a global population, we are nowhere close to the levels of immunity required to stop this disease transmitting. It's critical that countries don't repeat the same mistakes. Now next news, आपको बता दें कि ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट बंद होने के बाद डिप्लोमेट्स चाइना वापस लौट चुके हैं। ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट बंद होने के बाद डिप्लोमेट मंडे रात बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। उनको ग्रीट करने के लिए चाइनीज स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक वेलकम स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करने के ऑर्डर के बावजूद भी कॉन्सुलेट जनरल इन ह्यूस्टन के डिप्लोमेट शांत रहे, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स नजरअंदाज कर दिए। आपको बता दें 1 मंथ पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का ऑर्डर दिया था। अमेरिका का कहना था कि ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला अमेरिकन्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए लिया गया है। वेलकम सेरेमनी के दौरान कॉन्सुलेट डिप्लोमेट को ऑनर भी दिया गया। और ह्यूस्टन के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। जी हां, आपको बता दें कि ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने स्मॉल बिजनेसेस को रिलीफ देने के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टन के लिए स्मॉल बिजनेसेस इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस प्रोग्राम के जरिए स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स पेंडेमिक रिलीफ के तौर पर $50,000 तक ग्रांट हासिल कर सकेंगे। SBERP ग्रांट के लिए बिजनेसेस ओनर वेडनेसडे सुबह 8 AM से अप्लाई कर सकेंगे। 15 मिलियन प्रोग्राम के जरिए कोरोना वायरस से इफेक्ट होने वाले छोटे बिजनेसेस और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को इमीडिएट और शॉर्ट टर्म असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए 4 सितंबर तक का वक्त दिया गया है।
SBERP ग्रांट के लिए क्वालिफाई करने के लिए बिजनेसेस के सिटी ऑफ ह्यूस्टन लिमिट्स में होना बेहद जरूरी है। 1 मार्च तक बिजनेस रन करते हुए एटलीस्ट 1 साल का वक्त हुआ हो और इसके साथ साथ बिजनेस ओनर्स को गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस और कोविड-19 चैलेंजेस की वजह से रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ड्रॉप का सबूत देना भी होगा। एप्लीकेंट्स डिजिटल फॉर्म कंप्लीट करने के लिए सिटी ऑफ ह्यूस्टन SBERP.org विजिट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस केसेस को लेकर लगातार अपनी स्टेटमेंट देते रहे हैं। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यूजीलैंड में हालात ज्यादा खराब हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड में गुस्सा देखा जा रहा है। When you look at the rest of the world, you know, they were trying to say, oh, we weren't doing. Now all of a sudden, a lot of the places that they were using to hold up, they're having a big surge. They're having and I don't want that. I don't want that. But they were holding up names of countries, and now they're saying, whoops. In fact, even New Zealand, you see what's going on in New Zealand. They beat it. They beat it. It was like front page. They beat it because they wanted to show me something. The problem is big surge in New Zealand. So, you know, it's terrible. We don't want that. But this is an invisible enemy that should have never been let to come to this country, to Europe, or the rest of the world by China. Just remember it. मिनेसोटा में क्राउड से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि न्यूजीलैंड में इस वक्त कोविड-19 केसेस का टेरिबल सर्ज देखा जा रहा है और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस रिसेंट स्टेटमेंट पर न्यूजीलैंड में गुस्सा देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा ऑर्डन ने इस पर रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिमार्क्स गलत है। लेटेस्ट फिगर की बात करें तो न्यूजीलैंड में सिर्फ 13 न्यू इन्फेक्टेड रिपोर्ट हुए हैं और पेंडेमिक शुरू होने से अब तक ओवरऑल कंफर्म केसेस 1293 हैं, जबकि डेथ टोल है 22। न्यूजीलैंड का पर 100,000 पीपल डेथ रेट 0.44 के करीब है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है। Obviously, I don't think there's any comparison between New Zealand's current cluster and the tens of thousands of cases that are being seen daily in the United States. Obviously, every country is experiencing its own fight with COVID-19. It is a tricky virus, but not one where I would compare New Zealand's current status to the United States. Look, I think for anyone who's following COVID and its transmission globally will quite easily see that New Zealand's 9 cases in a day does not compare to the United States' tens of thousands, and in fact does not compare to most countries in the real world. I'm not concerned about people misinterpreting our status. तो जहां एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस केसेस को लेकर न्यूजीलैंड को टारगेट कर रहे हैं, वहीं न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्राइसिस को सीरियसली नहीं लिया। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कोरोना वायरस क्राइसिस पर फेडरल रिस्पांस और डिफरेंट क्राइसिस में वीक रोल प्ले करने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खूब क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट डिसफंक्शनल है। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप की गवर्नमेंट के अंदर मौजूदा है वायरस। Only a strong body can fight off the virus, and America's divisions weakened it. Donald Trump didn't create the initial division. The division created Trump. He only made it worse. Our collective strength is exercised through government. It is, in effect, our immune system. And our current federal government is dysfunctional and incompetent. It couldn't fight off the virus. In fact, it didn't even see it coming. The European virus infected the Northeast while the White House was still fixated on China. The virus had been attacking us for months before they even knew it was here. We saw the failure of a government that tried to deny the virus, then tried to ignore it, and then tried to politicize it. So today, 6 months after it began, the nation is still unprepared. And we now face a second threat, but this time not from Mother Nature. This is a man-made threat by our own negligence. We now see the virus ricocheting across the country, from one state to another. Today, we trail the world in defeating COVID. We have over 5 million cases. Now we need a leader as good as our people. A leader who appeals to the best within us, not the worst. A leader who can unify, not divide. A leader who can bring us up, not tear us down. और वहीं न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने रीओपनिंग को लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो का कहना है कि 24 अगस्त से स्टेट में जिम्स ओपन किए जा सकते हैं 33% कैपेसिटी के साथ। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने रीओपनिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि स्टेट में जिम्स 24 अगस्त से खोलने की इजाज़त होगी। प्रेस ब्रीफिंग में गवर्नर एंडी क्यूमो ने कहा कि जिम्स 33% कैपेसिटी पर स्ट्रिक्ट हेल्थ मेजर्स के साथ खोले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हेल्थ गाइडलाइंस की कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए लोकल अथॉरिटीज हर जिम जरूर इंस्पेक्ट करे। The outline is 33% capacity. There are health requirements that are in the guidelines that have to be maintained to their ventilation requirements. This is a whole new topic where we can actually do a lot of good work, and we are in New York with the HVAC systems and the filtration. The gyms can open as soon as August 24th. One of the requirements is mandating masks at all times. Gyms can open as soon as August 24th, but the locality must open them by September 2nd. The localities have a role here. They have to inspect the gyms before they open or within 2 weeks of their opening to make sure they're meeting all the requirements. So that variation is to give localities time if the localities need it. So if the localities can get the inspections done or be ready to inspect, then they can open August 24th. If a locality can't get ready to do inspections, then they get another week. They can do it September 2nd. Localities can also determine whether or not the gym has classes inside it. Some gyms have classes. Localities can decide whether or not those classes can be undertaken. The local elected will make the decision in a jurisdiction, and the local health departments must inspect before or within 2 weeks to make sure all the guidelines are in place. और आपके स्टेट में वेदर का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.